हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी स्थल में। तो इससे पहले जो क्लास थी उसमें कौन सा सेट कराया था आपको? सेट थर्ड कराया था। आज जो सेट है वो कौन सा है? तो फोर्थ नंबर का सेट है। ठीक है, अगर हम फोर्थ नंबर के सेट की बात करें, प्रैक्टिस सेट की, पैट के लिए, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि एशिया एवं यूरोप की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? एशिया और यूरोप की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो पहला ऑप्शन क्या है? यूराल नदी है। दूसरा नीपर नदी, नीपर नदी कह दो या फिर नीयर नदी कह दो। ठीक है, तीसरा कौन सा है? एब्रो नदी, और चौथा कौन सा है? टेम्स नदी है। ठीक, जब हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी? यूराल नदी की। यूराल नदी की। तो अगर हम बात करें कि यूराल नदी जो है क्या यूरोप और एशिया को अलग करती है? तो बिल्कुल करती है। मतलब एशिया और यूरोप की सीमा बनाने वाली नदियों में पहले नंबर पर कौन सी है? तो यूराल नदी है। ठीक, तो यूराल नदी जो है, यूराल नदी की जब हम बात करते हैं कि निकलती कहां से है, तो रूस से निकलती है, यूराल पर्वत के पास से। ठीक, और उसके बाद इसका जब मुहाना है, मुहाना मतलब ये कहां पर जाकर गिरती है? तो ये कहां जाकर गिरती है भैया? आपके कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है, कैस्पियन सागर में। तो सबसे पहले तो यूरोप और एशिया को अलग करने वाली नदी जो है वो यूराल है। इसके अलावा क्या कोई और चीजें सीमा बनाती हैं एशिया और यूरोप की? तो लास्ट की क्लासों में बताया था क्या 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 है? तो यूराल पर्वत श्रेणी है। यूराल पर्वत श्रेणी भी क्या कहती है? प्राकृतिक विभाजन है एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप का। ठीक, इसके अलावा तो काला सागर है, काकेकस पर्वत श्रेणी है, उधर कौन सी फिर नहर है? सुएज नहर है, सुएज कैनाल है। ठीक है, तो ये सब क्या है? आपके एशिया और यूरोप की सीमा को निर्धारण करते हैं। कौन कौन से? यूराल पर्वत श्रेणी, दूसरी यूराल नदी, तीसरा काला सागर, चौथा काकेकस पर्वत और पांचवा सुएज नहर। ठीक है, जो मुख्य है नीपर नदी। तो नीपर नदी जो है, जब हम इसके उद्गम स्थल की बात करते हैं, उद्गम स्थल के, तो जो इसका उद्गम स्थल है वो कहां पे है? वल्दाई पहाड़ियों पे है। वल्दाई पहाड़ी से निकलकर ये नदी कहां जाकर अपना मुहाना बनाती है? तो आपके काला सागर में जाकर। कहां जाकर आपका मुहाना बनाती है? काला सागर में। जो काला सागर है, ब्लैक ओशन, ब्लैक सी है, वहां पर जाकर ये अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, अगर हम बात करें तीसरी नदी की, तीसरी नदी कौन सी है? एब्रो नदी। कौन सी भैया? आपकी एब्रो नदी है। और ये जो एब्रो नदी है, इसके जब हम बात करते हैं कि कहां की नदी है, तो आपके यूरोप में ही स्पेन की नदी है। और स्पेन की नदी, इसके बाद ये जाती कहां है? कहां जाकर अपना मुहाना बनाती है? तो आपका मुहाना जो बनाएगी, कहां बनाएगी? भूमध्य सागर में बनाएगी, भूमध्य सागर में। ठीक है, भूमध्य सागर में जाकर ये अपना मुहाना बनाती है। ठीक, एक और बात ध्यान रखना है, चलो ठीक, जो टेम्स नदी है, कोई बात नहीं, टेम्स नदी जो है, ये नदी कहां की नदी है? तो यूके की नदी है। और इसका जो मुहाना है, मुहाना क्वार्ट्सलैंड्स पर्वत श्रेणी से निकलती है, और इसका जो मुहाना है वो कहां है? तो आपके उत्तरी सागर में है, उत्तरी सागर में। ठीक है, इसके जब हम मुहाने की बात करते हैं तो इसका मुहाना कहां है? उत्तरी सागर में। अगर आपसे एक चीज पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेलारूस और यूक्रेन में प्रवाहित होती है? पहली कौन सी नदी है? कौन सी नदी है? नीपर नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यदि हम चलें, हाँ एक बात और इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी अगर हम और बात करें नदियों के बारे में, जब हम यूरोप की नदियों की बात करते हैं तो यूरोप की नदियों में कुछ चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट, दो नदियां ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जब हम यूरोप की बात करते हैं तो दो नदियां ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी, यूरोप की सबसे
लंबी नदी। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी की बात आती है तो लंबी नदी कौन सी है? तो वो लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी है। कौन सी है? वोल्गा नदी है। ठीक है। दूसरी जो इसकी प्रमुख जो दूसरी यहां की मुख्य नदी है यूरोप की, वो कौन सी है? तो डैन्यूब नदी है। कौन सी नदी है? दूसरी मुख्य डैन्यूब नदी है। अब ये डैन्यूब नदी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि विश्व की एकमात्र ऐसी नदी, कैसी? विश्व की एकमात्र ऐसी नदी जो कितने देशों से होकर बहती है? 10 देशों से होकर प्रवाहित होती है। कितने देशों से होकर प्रवाहित होती है? तो 10 देशों से होकर प्रवाहित होती है। और एकमात्र ऐसी नदी कि जिसके तट पर कितने देशों की राजधानियां हैं? 4 देशों की राजधानियां। कितने देशों की राजधानियां हैं? 4 देशों की राजधानियां। पूर्व में कितनी थी? तो 5 देशों की थी। पहले 5 देशों की राजधानी पड़ती थी पूर्व यूगोस्लाविया की जब हम बात करते हैं। तो वर्तमान में कितनी देशों की राजधानी से होकर बहती है? 4 देशों की राजधानियों से। वैसे कितने देशों से होकर बहने वाली नदी है डैन्यूब? तो 10 देशों से बहकर 10 देशों से होकर प्रवाहित होने वाली नदी आपकी डैन्यूब है। इसकी ट्रिक आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगी। ठीक है भैया। अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? एक तरफ क्या दे रखे हैं? देश दे रखे हैं और एक तरफ क्या दे रखे हैं? राजधानी दे रखी है। तो पहला देश कौन सा है? बहरीन है। तो बहरीन की राजधानी क्या? मनामा है। बहरीन की राजधानी मनामा है। बिल्कुल ठीक है, मनामा है। यमन की बात करें या ओमान की बात करें? ओमान की राजधानी अगाना है। ये ओमान की जो राजधानी है वो अगाना है? नहीं है। क्या है? ये गलत है। इसकी जो राजधानी है वो क्या है? तो मस्कट है। क्या राजधानी है इसकी? मस्कट राजधानी। क्या राजधानी है भैया इसकी? तो मस्कट राजधानी है। ये चीज गलत है। जो अगाना राजधानी है वो इसकी नहीं है। इसकी राजधानी क्या होगी? मस्कट होगी। अगर हम बात करें यमन की, तो यमन की साना राजधानी है। बिल्कुल सही है। जब हम बात करते हैं सीरिया की, और तो क्या सीरिया की राजधानी दमिश्क है? तो बिल्कुल सही है। सीरिया की जो राजधानी है वो क्या है? दमिश्क है। ठीक है। अब इनकी अगर हम बात करें मुद्रा की, तो जो बहरीन की मुद्रा की बात करते हैं कि बहरीन की मुद्रा क्या होगी, तो बहरीन की जो मुद्रा होती है वो क्या होती है भैया? इसकी दिनार होती है। बहरीन की जो मुद्रा है वो क्या है? दिनार है। ठीक है। जब हम बात करते हैं ओमान की कि ओमान की मुद्रा क्या होगी, तो इसकी जो मुद्रा होगी वो क्या होगी? ओमानी रियाल होगी। क्या होगी? ओमानी रियाल। ओमानी रियाल। जब हम बात करते हैं यमन की, तो यमन जो है इसकी जो मुद्रा होगी वो क्या होगी? यमीनीय रियाल। यमीनीय रियाल क्या होगी? इसकी मुद्रा होगी। जब हम बात करते हैं सीरिया की, तो सीरिया की जो मुद्रा है वो सीरियाई या सीरियन आपकी पाउंड है। सीरियन पाउंड। तो राजधानी जब उनकी मुद्रा की बात करते हैं तो बहरीन की मुद्रा क्या है? आपकी दिनार है। यमन की मुद्रा क्या होगी? यमनी रियाल होगी। जब हम बात करते हैं किसकी, तो सीरिया की, तो सीरिया की जो मुद्रा है वो क्या होगी? सीरियन पाउंड होगी। तो वो क्या होगी? सीरियन पाउंड होगी। ठीक है। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो ये ओमान है, जो ये ओमान है आपका, ओमान और यमन, ये दोनों किस चीज के हिस्सा हैं? तो ये दोनों किसके हिस्से हैं? अरब प्रायद्वीप के हिस्से हैं। किसके? अरब प्रायद्वीप के। अरब प्रायद्वीप में पड़ते हैं कौन कौन से? यमन और ओमान। ठीक है। जब हम ओमान की बात करते हैं तो ओमान के उत्तर में इसके उत्तर में कौन सी खाड़ी पड़ती है? तो ओमान की खाड़ी पड़ती है। जब हम बात करते हैं यमन की, तो यमन के दक्षिण में किसकी खाड़ी पड़ती है? तो आपकी
अदन की खाड़ी पड़ती है। किसकी? अदन की खाड़ी। ठीक। और यमन जो है, यमन ओमान के किधर है? तो दक्षिण में है, ये भी ध्यान रखना है। और इस ओमान और यमन के पूर्व में, इस यमन के पूर्व में कौन सा सागर है? तो आपका अरब सागर है। ठीक है भैया, पूर्व में कौन सा सागर है? अरब सागर है, अमन और यमन के, ओमान और यमन के पूर्व में। जबकि यमन जो है वो किसके दक्षिण में पड़ता है? ओमान के दक्षिण में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब। अगर हम बात करें अलमाटी बांध परियोजना की, कि अलमाटी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? जब हम बात करते हैं अलमाटी बांध परियोजना की कि वो किस नदी पर स्थित है, तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? कावेरी है। दूसरा सतलज नदी है, सतलज। तीसरा बेतवा नदी है। चौथा क्या है? कृष्णा नदी है। तो जब हम अलमाटी बांध परियोजना की बात करते हैं तो ये किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। और कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में दो प्रसिद्ध परियोजनाएं और हैं। कौन कौन सी हैं? तो इस पर दो प्रसिद्ध परियोजनाएं जो हम बात करते हैं तो एक कौन सी है? श्रीशैलम बांध परियोजना है। कौन सी? श्रीशैलम बांध परियोजना है। दूसरी परियोजना की जब हम बात जिक्र करते हैं तो वो कौन सी है? नागा अर्जुन, नागा अर्जुन बांध परियोजना है। नागा अर्जुन बांध परियोजना। तो ये दो प्रसिद्ध परियोजनाएं हैं। किस पर? कृष्णा नदी पर, श्रीशैलम बांध परियोजना और नागार्जुन बांध परियोजना। जबकि अलमाटी बांध परियोजना जो है वो किस नदी पर है? तो आपके कृष्णा नदी पर ही है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेतवा नदी की, जो इंपॉर्टेंट है यूपी पैट के हिसाब से, एक बांध परियोजना है, वो कौन सी है? तो माता टीला बांध परियोजना है। माता टीला बांध परियोजना, माता टीला बांध परियोजना, ये इंपॉर्टेंट परियोजना है। ठीक है, बेतवा नदी पर माता टीला बांध परियोजना है। प्लस इस बांध के पीछे जो जलाशय है, इस बांध के पीछे जो जलाशय है, या जिसे हम बोल सकते हैं एक तरीके से कि मानव निर्मित झील है, ये एक झील है, जलाशय है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका लक्ष्मीबाई सागर। क्या है? तो उसका नाम लक्ष्मीबाई सागर है। ठीक है, एक पढ़ लो। जब हम बात करते हैं किसकी, चलो कावेरी कर लेते पहले। तो कावेरी पर एक प्रसिद्ध परियोजना है, प्रसिद्ध परियोजना है जिसका नाम क्या है? मैट्टूर बांध परियोजना। मैट्टूर आता है लिखा हुआ, या फिर कहीं कहीं क्या आता है? मैत्तूर बांध परियोजना लिखा हुआ था। मैत्तूर बांध परियोजना, मैत्तूर बांध परियोजना। तो ये किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। ठीक है, मैत्तूर बांध परियोजना है। मैट्टूर बांध परियोजना किस पर है? कावेरी नदी पर है। किस राज्य में पड़ेगी? तो कर्नाटक में पड़ती है। ठीक, जब हम सतलज नदी की बात करते हैं तो सतलज नदी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ, कि यहाँ पर कितनी बांध परियोजनाएं हैं सतलज नदी पर। तो सतलज नदी की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर 3 बांध परियोजनाएं हैं सतलज नदी पर। सबसे पहली बात तो यही कि सतलज नदी के जब हम उद्गम स्थल की बात करते हैं, क्योंकि अभी तक सबके उद्गम स्थल हो गए, तो इनका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? राकस ताल से है, राकस ताल से। और ये जो राकस ताल है ये कहाँ पड़ेगा? आपका तिब्बत में स्थित है, तिब्बत में। और कैसी नदी है सतलज नदी? एक अंतरराष्ट्रीय नदी है, अंतरराष्ट्रीय नदी। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय नदी क्यों है? क्योंकि 3 देशों से होकर बहती है, भारत, पाकिस्तान और तिब्बत, चाइना मतलब। ठीक है, राकस ताल से इसका उद्गम स्थल है। सिपकिला दर्रे के थ्रू क्या करती है? भारत में एंट्री करती है। भारत में जब प्रवेश करती है तो किसके माध्यम से करती है? सिपकिला दर्रे के माध्यम से प्रवेश करती है। ठीक भैया, इसके बाद जब हम बात करते हैं कि सतलज नदी पर, सतलज नदी पर वैसे सहायक नदी किसकी है? सहायक नदी सतलज नदी किसकी है? तो आपकी सिंधु नदी की है, सिंधु नदी की। और इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या है? सतुद्री के नाम से जानी जाती है। ठीक है, जब हम इसके बांध परियोजना की बात करते हैं तो सबसे पहला जो बांध परियोजना है वो है इस पर नाथपा झाकरी बांध परियोजना। नाथपा
झाकरी बांध परियोजना, नाथपा झाकरी बांध परियोजना है। जब हम दूसरी की बात करते हैं तो दूसरी जो इस पर बांध परियोजना है वो कौन सी है? भाखड़ा बांध परियोजना। भाखड़ा बांध परियोजना ये कहां है? तो हिमाचल प्रदेश में है, दोनों की दोनों। इस भाखड़ा बांध परियोजना के, इस भाखड़ा बांध के पीछे अगर हम बात करें कि कौन सा जलाशय है, तो गोविंद सागर जलाशय है, गोविंद सागर जलाशय, ठीक है। और भाखड़ा बांध ग्रेविटी बांधों में, गुरुत्वाकर्षण बांधों में भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक। तो इस भाखड़ा बांध कहां पड़ेगा? ये हिमाचल में पड़ेगा। और इस भाखड़ा बांध से थोड़ा सा आगे, कितना, 10-11 किलोमीटर आगे एक और परियोजना है इस पर, जिसे हम बोलते हैं किसके नाम से? नांगल बांध परियोजना के नाम से, नांगल बांध परियोजना के नाम से। ये कहां है? तो आपका पंजाब में है। कहां है? पंजाब में, ठीक है। ये ध्यान रखना, नांगल बांध परियोजना पंजाब में है, जबकि भाखड़ा बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश में। नाम एक साथ लिया जाता है, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, एक साथ ही नाम लिया जाता है, ठीक है भैया। इसके बाद यदि हम बात करें कौन से घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, तो कौन कौन से पाए जाते हैं? सेलवास पाया जाता है क्या? बेल्ट, डाउन्स, प्रेरी, कोई से पाए जाते हैं? तो इसमें से कौन सा पाया जाता है? जब हम बात करते हैं कि कहां के मैदान है? दक्षिण अफ्रीका के मैदान। दक्षिण अफ्रीका के मैदानों में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? तो कौन से पाए जाते हैं? वेल्ड के पाए जाते हैं। बेल्ट के घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। जब हम सेलवास की बात करते हैं, तो ये कहां पाए जाते हैं? ब्राजील में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? ब्राजील में। जब हम बात करते हैं डाउन्स की, तो डाउन्स कहां पाए जाते हैं? आपके ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया। कहां पाए जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाएंगे। जब हम बात करते हैं प्रेरी की, तो ये प्रेरी कहां पाए जाते हैं? यूएसए में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि इनके अलावा कुछ और अन्य घास के मैदान हैं, तो बिल्कुल हैं। कौन कौन से हैं? जब हम बात करते हैं स्टेपीज की, तो स्टेपीज कहां पड़ते हैं? यूक्रेन में पड़ते हैं। स्टेपीज जो घास के मैदान है वो कहां पड़ेंगे? यूक्रेन में पड़ेंगे। पुस्ताज की बात करें तो कहां मिलेंगे? हंगरी में मिलेंगे। कैटावरी की बात करें तो न्यूजीलैंड में। कंपास की बात करें तो ब्राजील में। पंपास की बात करें तो अर्जेंटीना में। लानोस की बात करें तो वेनेजुएला में। सेलवास की बात करें ब्राजील में। डाउन्स की बात करें ऑस्ट्रेलिया में। प्रे की बात करें तो यूएसए में। टोटल कितने हैं जो इंपॉर्टेंट है? 10 हैं, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में कौन से पाए जाते हैं? बेल्ट के पाए जाते हैं। एक वहां है और 9 के 9 यहां है, तो ये 9 के 9 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लस एक कितने हैं टोटल जो मुख्य हैं? तो 10 है, ठीक है। और ये लगभग हर किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। अब बात आती है कि भारत के पड़ोसी देश नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश के किस जिले से नहीं लगती है? भारत का जो पड़ोसी देश है नेपाल, उसकी सीमा उत्तर प्रदेश के किस जिले से नहीं लगती है, ठीक। तो पहला ऑप्शन क्या है? बहराइच, दूसरा श्रावस्ती, तीसरा सिद्धार्थनगर, चौथा कुशीनगर। तो कौन सा नहीं लगेगा भाई? बहराइच भी लगता है, श्रावस्ती भी लगता है और सिद्धार्थनगर भी लगता है, जबकि ये कुशीनगर जो है नहीं लगता, क्योंकि कुशीनगर किसका क्षेत्र है? सॉरी, किस राज्य का जिला है? तो आपके बिहार का जिला है। कुशीनगर किसका जिला है? तो बिहार का जिला है, जो किससे सीमा बनाता अपना? सिद्धार्थनगर से, ठीक है। अब बात आती है तो कि इसमें क्या ये तीन ही जिले हैं कि जो सीमा बनाते हैं नेपाल से? तो कितने जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के जो सीमा बनाते हैं किससे? नेपाल से। तो टोटल जिलों की जब हम बात करते हैं, जब हम टोटल जिलों की बात करते हैं तो वो कितने हैं आपके? 7 है। कितने हैं? 7 है। अब बात आती है कि कौन कौन से हैं, बात आती है कि कौन कौन से हैं, ठीक है। इसकी अगर हम ट्रिक की बात करें तो ट्रिक की, अगर हम इसकी ट्रिक की बात करें तो सारी ट्रिक जो है इंपॉर्टेंट वो आपको कहां मिलेंगी? शॉर्ट्स पर मिलेंगी, ठीक है। जब हम इसके जिलों की बात करते हैं तो पहला जिला जो है मान के चलो कौन सा है? महाराजगंज है। महाराजगंज है,
पहला जिला महाराजगंज है। जब हम दूसरे जिले की बात करते हैं तो दूसरा कौन सा पड़ेगा? सिद्धार्थ पड़ेगा। दूसरा कौन सा है? सिद्धार्थनगर है। तीसरा कौन सा है? पीलीभीत है। पीलीभीत, ठीक है। जब हम चौथे की बात करते हैं तो चौथा कौन सा है? श्रावस्ती है। चौथा कौन सा पड़ेगा? श्रावस्ती पड़ेगा। और पांचवा कौन सा पड़ेगा? तो लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी कौन सा पड़ेगा? लखीमपुर खीरी है। जब हम छठे की बात करते हैं तो छठा कौन सा पड़ेगा? तो छठा एक पल्ले वाले में कौन सा रह गया उधर? तो आपके बहराइच रह गया। तो छठा कौन सा है आपका? सॉरी, बहराइच है आपका छठा। कौन सा है? बहराइच। और सातवां कौन सा आपका? तो सातवां कौन सा आपका? बलरामपुर है। बलरामपुर, ठीक है। कितने जिले मिलते हैं? तो 7 जिले मिलते हैं आपके। किससे? नेपाल से। कौन से राज्य के मिलते हैं? उत्तर प्रदेश के 7 जिले आपके नेपाल देश से सीमा बनाते हैं, ठीक भैया। अगर बात करें हम कि वायुमंडल में, वायुमंडल का वह क्षेत्र जहां बिजली कड़कना, तूफान आदि प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। आदि जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं ये कौन से मंडल में होती हैं? समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में या आयन मंडल में? सबसे पहली बात तो यही कि वायुमंडल है क्या? हवाओं का मिक्सचर या गैसों का मिश्रण क्या कहलाता है? आपका वायुमंडल कहलाता है, ठीक है। शॉर्ट लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं कि इस वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया। अगर देखे जाए तो 5 भागों में है। वैसे एक बाह्य मंडल हो जाता है, लेकिन जो सीमा है वो कहां तक जाता है? आयन मंडल तक है, ठीक है। तो जब हम पहले भाग की बात करते हैं तो पहला कौन सा है? क्षोभ मंडल है। पहला कौन सा है? क्षोभ मंडल है। और ये जो क्षोभ मंडल है इसे किस नाम से और जाना जाता है? तो ये ट्रोपोस्फेयर के नाम से, ट्रोपोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। क्षोभ मंडल को किस नाम से जाना जाता है? ट्रोपोस्फेयर के नाम से जाना जाता है, ठीक। अब इस ट्रोपोस्फेयर में जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं, जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं वो सारी की सारी कहां होती हैं? इस क्षोभ मंडल में होती हैं। चाहे वो ओलावृष्टि हो, चाहे वर्षा हो, चाहे आपका तूफान हो, चाहे बिजली का कड़कना हो, ये जितने भी घटनाएं हैं ये सारी की सारी कहां होती हैं आपकी? तो ट्रोपोस्फेयर में या फिर क्षोभ मंडल में होती है। अब इस क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है भाई, अर्थ की जो सतह है ये वाली, ये जो अर्थ है इसकी सतह से कितने ऊपर तक पाई जाती है? तो 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक। कितने? 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक। कितने तक? तो 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक, ठीक है। कितने किलोमीटर तक? 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक। लेकिन जब हम एवरेज किलोमीटर की बात करते हैं तो कितना आता है? लगभग 13 किलोमीटर आता है। तो 8 से 8 ये कहां है? ये है पोल्स पर। पोल्स मतलब ध्रुव पर। जब कि ये 16 किलोमीटर कहां तक पहुंच जाती है? तो ये कहां तक पहुंच जाती है? भूमध्य रेखा तक पहुंच जाती है। कहां तक पहुंच जाती है? भूमध्य रेखा तक पहुंच जाती है, ठीक। अब इसके ऊपर कौन सी परत आती है? तो इसके ऊपर आती है फिर समताप मंडल। समताप मंडल, समताप मंडल, ठीक। अब ये जो समताप मंडल है, इस समताप मंडल की जो ऊंचाई है वो कितने किलोमीटर तक पाई जाती है? तो 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। कितने किलोमीटर तक? 50 किलोमीटर तक। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना कि ट्रोपोस्फेयर में, क्षोभ मंडल में 1000 मीटर ऊपर जाने पर कितने डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है? तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। कितने? सॉरी, 165 मीटर ऊपर जाने पर। कितने पर? 165 मीटर जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं
तो कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है? तो आपका 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करते हैं समताप मंडल की, ठीक है, समताप मंडल जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 50 किलोमीटर तक है। लेकिन एक दिक्कत है, इसका नाम क्या है? समताप। तो यहां टेम्परेचर जो रहता है लगभग कैसा रहता है? समान रहता है। ठीक, अब ये जो इस 50 किलोमीटर में एक और बीच में परत पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, या इसी को दूसरी भाषा में हम बोल देते हैं ओजोनोस्फीयर। ओजोनोस्फीयर, ठीक है, क्या बोल देते हैं? ओजोनोस्फीयर। तो ये लगभग कितने किलोमीटर से पाई जाती है? 25 से 35 किलोमीटर के मध्य सर्वाधिक पाई जाती है। इस ओजोन लेयर में पाया क्या जाता है? तो इस ओजोन लेयर में जो पाई जाती है वो क्या पाई जाती है? आपकी ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस पाई जाती है। अब ये जो ओजोन गैस है इसका फॉर्मूला क्या है? तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? आपका O3 है। इसका जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, वो क्या है? O3। ठीक, इसकी जो मोटाई नापने की इकाई है, इसकी जो मोटाई नापने की इकाई है उसको हम क्या बोलते हैं? डबसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबसन। ठीक, इसका जो कार्य है ये क्या करती है? हमारी अर्थ पर सूर्य की आने वाली किरणों को, सूर्य से आने वाली किरणों को क्या करती है? फिल्टर करके भेजती है। और ये फिल्टर करके भेजती है तो ये रोकती किस चीज को है? ये किसको रोकती है? तो आपके पराबैंगनी किरणों को। किसको रोकती है? पराबैंगनी किरणों को रोकती है। और इन पराबैंगनी किरणों से सबसे ज्यादा नुकसान क्या है? तो इनसे क्या होता है? आपका स्किन कैंसर होता है। ठीक हुई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सॉरी, अभी इसमें एक और रह गया, मध्य मंडल। मध्य मंडल किसके ऊपर पाया जाएगा? तो इस समताप मंडल के ऊपर पाया जाएगा। किसके ऊपर पाया जाएगा? समताप मंडल के ऊपर। और ये जो समताप मंडल के ऊपर पाया जाएगा तो कितने किलोमीटर तक पाया जाएगा? समताप मंडल के ऊपर कितने किलोमीटर तक? तो 80 किलोमीटर तक। इसका नाम क्या है? मध्य मंडल है। और ये बहुत ज्यादा ठंडा होता है, इसमें टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। जितनी जितनी ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी उतना उतना टेम्परेचर घटता चला जाएगा। और इसके ऊपर क्या है? तो आयन मंडल है। आयन मंडल, यहां क्या पाए जाते हैं? तो चार्ज पाए जाते हैं, आयन मतलब नेगेटिव चार्ज पाए जाते हैं। ठीक है, और यहां पर ये सुरक्षा किस चीज की, इसके कार्य क्या है? तो इसके बहुत सारे कार्य हैं। जैसे अगर हम बात करें कि रेडियो वेव्स कहां से ट्रांसफर रिफ्लेक्ट होती हैं, तो यहीं से होती हैं। अगर हम बात करें कि एक तरह से उल्का पिंडों से हमारी रक्षा कौन करता है? तो यही करती है। ठीक, बहुत सारे कार्य हैं। तो ये कहां तक पाई जाती है? 600 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसे भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, A B C D तक। ठीक है, इसके ऊपर फिर क्या है? बाह्य मंडल है, यह एक्सोस्फीयर है। इसके बाद जब हम बात करते हैं क्वेश्चन 7 की, तो 7 क्या कहता है कि मिनिकाय को मालदीव से पृथक करता है। पृथक का मतलब अलग कौन करता है? तो पहला ऑप्शन क्या है? 10 डिग्री चैनल, दूसरा 8 डिग्री चैनल, तीसरा 9, चौथा कोको चैनल। कौन सा करेगा? क्या पूछा है कि मिनिकाय को मालदीव से पृथक कौन करता है? ठीक, चैनल होते क्या है? तो एक संकरे समुद्र क्या कहलाता है? चैनल कहलाते हैं। संकरे समुद्र चैनल कहलाए जाते हैं। ठीक, मतलब दो स्थलखंडों के बीच में जो समुद्र छोटा हिस्सा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? चैनल बोलते हैं एक तरीके से। अब मान के चलो यहां ये भारत है। ठीक, ये भारत है, यहां क्या है? श्रीलंका है, यहां पर क्या है? मालदीव है, और यहां पर क्या है? मिनिका है। तो इनके बीच का जो हिंद महासागर है इसे हम क्या बोलेंगे? कैसे? हाँ, चैनल बोलेंगे इन दोनों के बीच में। मतलब चैनल क्या है कि एक कोई संकर समुद्र, और वो जिस अक्षांश पर पड़ता है, जिस जगह की फेमस चीज है वहां पर कोई भी चीज फेमस है तो उस चैनल का नाम उसके ऊपर रख दिया जाता है। तो ये जो चैनल है कहां पड़ता है? तो ये जो पड़ता है ये कहां पड़ता है? आपके 8 डिग्री पर पड़ता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? 8 डिग्री चैनल रख दिया गया। ठीक है, ये क्या है? मिनिकाय है, और ये क्या है? मालदीव है। ठीक, जब हम बात करते हैं किसकी? 10 डिग्री चैनल की, तो 10 डिग्री चैनल जो है वो किन किन को अलग करता है? तो ये 10 डिग्री चैनल दो चीजों को अलग करता है। मतलब दो
द्वीपों को अलग करता है, और दो द्वीप कौन कौन से हैं? तो सबसे ऊपर कौन सा है? लिटिल अंडमान। सबसे ऊपर कौन सा है? लिटिल अंडमान, जो किसका हिस्सा है? अंडमान महाद्वीप का हिस्सा है, सॉरी अंडमान द्वीपों का हिस्सा है। और नीचे कौन सा है? कार निकोबार। कार निकोबार, ये जो कार निकोबार लिटिल अंडमान है, इन दोनों के बीच में जो संकरा समुद्र है, जो संकरा समुद्र है, इसी को क्या बोला जाता है? तो 10 डिग्री चैनल बोला जाता है। ठीक, उसके बाद जब हम बात करते हैं 9 डिग्री चैनल की, तो ये 9 डिग्री चैनल जो है ये किस किस को अलग करता है? तो ये मिनी काय से, ये मिनी काय और किसको अलग करेगा? लक्षद्वीप को अलग करेगा, लक्षद्वीप को। ठीक, एक और बात ध्यान रखनी है कि मिनी काय जो है वो किसका द्वीप है? वैसे लक्षद्वीप का द्वीप है, लक्षद्वीप के अंदर ही है मिनी काय भी। ठीक है, तो वैसे मिनी काय और लक्षद्वीप को, मतलब लक्षद्वीप को, कावारत्ती को, इन दोनों को जो अलग करता है वो कौन से चैनल अलग करता है? 9 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, जो मुख्य द्वीप है लक्षद्वीप के, उनको मिनी काय से। बात आती है कोको चैनल की, तो ये जो कोको चैनल है, ये कोको द्वीप है एक। कोको द्वीप कहां है? तो बंगाल की खाड़ी में है। और इसी के नीचे क्या है? अपना अंडमान का सबसे ऊपरी जो द्वीप है उसे हम क्या बोलते हैं? उत्तरी अंडमान। तो इस कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में जो संकरा समुद्र है उसी को क्या बोला जाता है? कोको चैनल। और ये जो कोको द्वीप है ये वर्तमान में किसके अंडर में है? तो आपके म्यांमार के अंडर में है। लेकिन उससे पहले किसका हिस्सा हुआ करता था? ये भी कभी आजादी के समय तो भारत का हिस्सा हुआ करता था। अब बात आती है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कहां से? उत्तर पूर्वी मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, या पश्चिमी विक्षोभ से, या वापसी होते मानसून से। तो कहां से होती है सबसे ज्यादा? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अब ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है इसकी भी दो शाखाएं हैं। कैसे? एक तो है अरब सागर से उठने वाली, अरब सागर से। दूसरी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी से। दूसरी कौन सी है? तो बंगाल की खाड़ी से। एक कौन सी है? अरब सागर से उठने वाली शाखा, और दूसरी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी से उठने वाली शाखा। ठीक, तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो किससे होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। जब हम बात करते हैं उत्तर पूर्वी मानसून की, तो ये उत्तर पूर्वी मानसून अधिकतर कब वर्षा करता है? तो सर्दियों में वर्षा करता है। कब करता है? सर्दियों में। क्या कारण है कि सर्दियों में वर्षा करता है? क्योंकि जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो इसमें होता क्या है कि जो ITCZ क्षेत्र है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन क्षेत्र जो है, वो कहां चला शिफ्ट हो जाता है? जाकर आपके राजस्थान में। ठीक है, और वहां जाकर शिफ्ट होने के बाद में जितनी भी आसपास की हवाएं हैं उन्हें क्या करता है? अपनी तरफ आकर्षित करता है। एक क्या है? वहां पर निम्न दाबीय क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, और ये सारी हवाओं को जब अपनी तरफ आकर्षित करता है तो उसके बाद जो हवाएं हैं वो उधर की तरफ आती हैं और अपनी नमी को छोड़ती हुई चली जाती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून का जो सबसे मेन कारण है वर्षा करने का वो क्या है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जो ITCZ है वो कहां शिफ्ट हो जाता है? तो उत्तर भारत में शिफ्ट हो जाता है। ठीक, अब बात आती है कि राजस्थान में शिफ्ट होता है, फिर राजस्थान में सबसे कम वर्षा पड़ती है। तो उसका भी कारण है क्या? कि जब हवाएं उठती हुई आती हैं तो वो अरावली से ना टकराकर कहां निकल जाती हैं? सीधे निकल जाती हैं। और किससे जाकर टकराती हैं? हिमालय से जाकर टकराती हैं, जिसकी वजह से हिमालय की तराई में क्या होती है? वर्षा होती है। लेकिन अरावली का वो हिस्सा जहां वर्षा होती है, जहां वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, वो कौन सा है? तो माउंट आबू है। ठीक, अब होता क्या है कि जब ये दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर होने लगता है, वापसी होने लगता है। क्या होने लगता है? वापसी होने लगता है। इसे हम बोलते हैं मानसून का निर्वर्तन। मानसून का निर्वर्तन, निर्वर्तन मतलब कि मानसून वापिस आ रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है ऐसे ऐसे ही सीढ़ियों से वापिस आ रहा है। तो उस समय क्या होता है कि उत्तर पूर्वी मानसून हावी होने लगता है। और हावी होने के साथ साथ ये जब आता है उत्तर पूर्वी मानसून, जब उत्तर पूर्व से आएगा, किधर से? पूर्वोत्तर भारत की तरफ से। ये क्या करेगा कि बंगाल की खाड़ी से क्या करता है? नमी ग्रहण कर लेता है। और नमी ग्रहण करने के बाद ये पूर्वी घाट के समांतर आता है। अच्छा,
अब जहां पूर्वी घाट के समांतर जहां जहां तक चलेगा वहां तक वर्षा होगी नहीं, लेकिन जब पूर्वी घाट के समांतर चलते चलते जहां इसके आगे क्या आगे पर्वत आगे, पूर्वी घाट पूरे इसके सामने आके खड़ा हो गया, तो वहां क्या होगा, ये हवाएं टकराकर ऊपर की तरफ उठेंगे और ऊपर की तरफ उठेंगे तो क्या होगा, एडियाबैटिक टेम्परेचर बढ़ेगा। और जब एडियाबैटिक टेम्परेचर की में क्या होगा, ह्रास होगा। क्या अच्छा, जब ये आएंगे तो अगर मान के चलो कि आपका पूर्वी घाट क्या है इसके सामने है, जब ये हवाएं टकरा के ऊपर की तरफ उठेंगी तो वो क्या करेंगी, अपनी नमी को छोड़ती हुई चली जाएंगी। ठीक है, जिसकी वजह से मेन पॉइंट, जिसकी वजह से उत्तर पूर्व मानसून की वजह से ही क्या होता है, दक्षिण भारत में कोरोमंडल तट पर क्या होती है, आपकी वर्षा होती है। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है बच्चों कि अक्टूबर कह लो या नवंबर और दिसंबर में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्षा होती है, तो कोरोमंडल तट पर। और ये जो कोरोमंडल तट है ये किसका हिस्सा है, तो तमिलनाडु का हिस्सा। बताओ कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करते हैं पश्चिमी विक्षोभ की, तो ये ध्यान रखना है कि भूमध्य सागर की तरफ से एक हवाएं आती है, जेट स्ट्रीम चलती है, और जब जेट स्ट्रीम चलती है तो ये पामेर के पठार से या हिमालय वाला जो काराकोरम है उससे टकराकर दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक इसकी शाखा कहां चली जाती है, चीन की तरफ, और दूसरी कहां जाती है, भारत की तरफ। तो उत्तरी भारत में पर्वतीय क्षेत्र जो है भारत का, उसमें सर्दियों में बारिश का पड़ना या बर्फ का पड़ना, उसका जो कारण है वो क्या है, पश्चिमी विक्षोभ है। अच्छा, जैसे जैसे ये दिल्ली की तरफ चला जाएगा इतनी ही वर्षा इससे क्या होती चली जाएगी, इस वर्षा की मात्रा कम होती चली जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा किस एक महाद्वीप से गुजरती है। अगर मैं यहां एक और लाइन जोड़ दूं कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा प्लस साथ में क्या, समय रेखा कि ये जो रेखाएं हैं ये किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, तो किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, अफ्रीका से। चारों की चारों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, और तीन रेखा की अगर हम बात करें, समय रेखा को भी छोड़ दें तब भी कहां से गुजरती हैं, अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। एशिया से कितनी रेखाएं होकर गुजरती हैं, दो। ठीक है, एशिया से कौन कौन सी रेखाएं होकर गुजरती हैं, दो। कौन कौन सी, कर्क रेखा गुजरेगी, और कौन सी गुजरेगी, भूमध्य रेखा गुजरेगी। ठीक है, जब हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका से कितनी होकर गुजरती हैं, तो केवल एक कर्क रेखा, कितने क्षेत्र से, दो देशों से, बहामास और मैक्सिको। जब हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका से कितनी रेखाएं होकर गुजरती हैं, दो, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। ध्यान ज्यादा क्लास में है, ऑफलाइन है। ठीक है, तो कौन कौन सी है, दो, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। ठीक है, अब बात आती है कि कौन कौन से देश पढ़ते हैं। तो मैंने सारे के सारे देश पहली क्लासों में भी करा चुके हैं, जो प्रैक्टिस सेट चलने हैं उनके आप जाके लास्ट सीरीज देख लेना, तो उसमें भी करा रखे हैं, वरना तो इनकी अलग से क्लास हो रखी है। अगर फिर भी हम बात करें एक बार कि एशिया, जब हम एशिया की बात करते हैं तो यहां से कौन कौन सी रेखाएं होकर गुजरती हैं, दो रेखाएं होकर गुजरती हैं। कौन कौन सी, दो, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो कर्क रेखा पर जो पड़ने वाले देश हैं उनकी ट्रिक क्या थी, जो केवल हम एशिया की बात करते हैं। सादा अमन ने क्या करा, रात में चीट करा और फिर क्या किया, चाइना में जाकर तांता किया। ठीक है, तो उसकी जो ट्रिक है किसके साथ करा, भाव वर्मा के साथ चीट करा था उसने। तो कौन कौन से देश है, सऊदी अरब है, अमीरात है। ठीक, सऊदी अरब, अमीरात है, यूएई जो होता है आपका। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो और कौन से होंगे, बांग्लादेश होगा, भारत होगा, म्यांमार होगा, चाइना होगा, ताइवान होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की, कि भारत में पाए जाने वाली सबसे ज्यादा
भारत में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? भील है क्या, गोंड है, थारू है या टोंडा है? तो सबसे ज्यादा जो जनजाति पाई जाती है वो कौन सी है? तो आपके भील है। सबसे ज्यादा जनजाति जो पाई जाती है वो कौन है? तो भील है। इनकी यदि हम भाषा की बात करें, अगर हम इनकी भाषा की बात करें तो इनकी भाषा कौन सी होती है? आपकी भीली होती है। भाषा कौन सी होगी? भीली होगी। भाषा भीली होगी। अगर हम इनके क्षेत्रों की बात करें, कौन कौन से क्षेत्र इंपॉर्टेंट हैं? तो राजस्थान में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, त्रिपुरा में पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक, ये क्या है? इसके मुख्य क्षेत्र है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे की, कौन सी है? गौंड जनजाति है। गौंड जनजाति, ये जो गौंड जनजाति है ये क्या है? भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, दूसरी बड़ी जनजाति है। जबकि ठीक, अगर हम तो कौन कौन से क्षेत्र हैं भील के? राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, त्रिपुरा है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक भी है। इसमें कौन सा है? कर्नाटक भी है एक, गुजरात भी पड़ता है, गुजरात, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर हम बात करें गौंड की, तो गौंड जो जनजाति है भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। जब भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है तो इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़ है, एमपी है, उड़ीसा है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश है, और कौन सा है? तो वो यूपी है। यूपी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गौंड जनजाति क्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है? तो बिल्कुल पाई जाती है। ठीक है, गौंड जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ठीक, इसके अलावा यदि हम बात करें और किसकी? थारू की। जब हम बात करते हैं किसकी? थारू जनजाति। ये जो थारू जनजाति है ये क्या करती है? दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती थी। किसको मनाती थी? दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती थी। अब नहीं मनाती, मनाती थी, ये ध्यान रखना। नोट क्या करना है कि मनाती थी। ठीक, अब क्या वर्तमान में मनाती है? तो नहीं मनाती है। थारू जनजाति कहां पाई जाती है स्पेशली? तो उत्तर प्रदेश या नेपाल या उत्तराखंड, इन तीनों में क्या होती है? ये मुख्य रूप से पाई जाती है, मुख्य रूप से पाई जाती है। जब हम बात करते हैं टोडा जनजाति की, तो ये स्पेशल जनजाति कहां की है आपकी? तो नीलगिरी पहाड़ियों की है। कहां की है? नीलगिरी पहाड़ियों की। और ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर जो है जनजाति टोडा जनजाति, ये क्या सी जनजाति है? तो पशुपालक जनजाति है। कैसी है? पशुपालक जनजाति के रूप में जानी जाती है। किस रूप में जानी जाती है? तो पशुपालक जनजाति के रूप में जाती है। प्लस यहां कैसी प्रथा चलित है? तो यहां पर बहुपति, क्या? बहुपति प्रथा, बहुपति प्रथा प्रचलित है। बहुपति प्रथा मतलब समझते हो कि एक लड़की 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने चाहो उतने पति रख सकती है। जो रास्ते में चलते हुए पसंद आया, कल से क्या बोलेगी अपनी सहेली से? देख तेरे नहीं जीजा। ठीक है, तो बहुपति प्रथा जो प्रचलित है वो कौन सी जनजाति में है? टोडा जनजाति में है। जो कहां की मुख्य जनजाति है? नीलगिरी की मुख्य जनजाति, नीलगिरी की पहाड़ियों की। और इसे किस रूप में जाना जाता है? तो पशुपालक जनजाति के रूप में जाना जाता है। ठीक है भैया, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।